हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। आज हम बाल विकास का थ्योरी क्लास लेके आए हैं, जो कि पहला आज थ्योरी क्लास है बाल विकास का, सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट का, जो हर टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे 30 क्वेश्चन प्राय सारे टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सी टेट हो, जे टेट हो या फिर यूपी टेट, बी टेट, सारे टेट एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम आज शुरुआत कर रहे हैं। होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो सारे क्वेश्चन हम लोग हल नहीं कर पाते हैं, इसलिए किसी भी टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ लेंगे तो उससे क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। उस टॉपिक से क्वेश्चन छूटने का चांस कम हो जाता है, इसलिए हमको डिटेल से पढ़ना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं डिटेल से। आज बाल विकास का जानकारी बेसिक से लेते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। एक मिनट। चलिए, इसमें है आपका बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। बालक के विकास में होने वाले क्रमित परिवर्तन को बाल विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। किसको? बालक के विकास में क्रमित परिवर्तन, जो कि क्रमबद्ध परिवर्तन होता है, उसको हम बाल विकास कहते हैं। ठीक है। बाल विकास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बालक तथा विकास। इससे मिलकर बना है बालक तथा विकास। बालक का विकास ही बाल विकास कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बाल विकास का अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ बालक का तात्पर्य मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्था से है। किससे है? जन्म से मृत्यु तक की अवस्था से, ना कि छोटे बच्चे से। बालक का तात्पर्य छोटे बच्चे से नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो बालक का विकास क्रमबद्ध चलते रहता है, उससे तात्पर्य है, बालक का तात्पर्य है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, अर्थात वह बालक ही होता है, जिसमें बालक के विकास के साथ साथ रचनात्मक परिवर्तन भी होता है। कहने का तात्पर्य बच्चे का विकास जो है कि जन्म से मृत्यु तक सीखते ही रहता है, मतलब चलते रहता है। कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है, मगर वो क्रमबद्ध चलते रहता है। ठीक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विकास कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं विकास का अर्थ, इसको भी देख लेते हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है, अर्थात मनुष्य के जीवन में विकास शारीरिक मानसिक क्षमताओं के रूप में जो क्रमागत परिवर्तन होते हैं, उन्हें विकास कहते हैं। बालक का कितना विकास हुआ, हमें बालक के विभिन्न क्रियाओं द्वारा पता चलता है। मतलब शारीरिक तथा मानसिक क्षमताओं में जो परिवर्तन होता है उसे हम विकास कहते हैं। एक गुणात्मक परिवर्तन होता है इसमें। ठीक है, गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होता है विकास में, और वृद्धि में सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन है, उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं बालक का इसमें क्या होता है। उसका विकास किस तरह होता है, उसका विभिन्न क्रियाओं से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इसको देख लेते हैं। वृद्धि में क्या है? वृद्धि हमें दिखाई देती है। वृद्धि दिखाई देती है क्योंकि यह शारीरिक विकास होता है। शरीर का जैसे बड़ा होना, लंबा होना, मोटा होना, ये सारी क्या चीज़ है? वृद्धि के अंतर्गत आता है। ये तो हम देख सकते हैं ना, कोई लंबा हुआ, कोई मोटा हुआ, कुछ भी हुआ तो हम देख सकते हैं, जिसको कहता है इसे हम देख सकते हैं। ठीक है। बालकों का बुद्धि एक निश्चित समय तक ही बालकों का वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होता है। निश्चित समय तक होता है, जैसे कि बचपन में ज़्यादा रफ्तार से होता है, फिर धीमा होता है बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में तीव्र होता है, फिर वृद्धावस्था में धीमा हो जाता है और लगभग समाप्त ही हो जाता है। ठीक है। चलिए, वृद्धि को माप सकते हैं। वृद्धि को हम माप सकते हैं, जैसे कितना वजन हुआ, कितना लंबाई हुआ, कितना भार हुआ, कितना मोटा है, ये सारी चीज़ हम नाप सकते हैं। ठीक है। विकास के बारे में देख लेते हैं। तुलना करते हुए इससे विकास हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि मानसिक परिवर्तन हो रहा है। कितना विकास हुआ, कितना क्या हुआ, हम देख नहीं सकते हैं। सोच को क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। कितना मानसिक विकास हुआ, कितना ज्ञान हुआ, इसको हम ना देख सकते हैं, ना माप सकते हैं, इसलिए इसको हम नहीं देख सकते। ठीक है। इसकी कोई सीमा निश्चित नहीं होता, इसका कोई सीमा निश्चित नहीं होता है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक होते रहता है, ये कहीं जाके रुकती नहीं है, क्योंकि बुढ़ापा में भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है। उसकी रफ्तार अलग अलग इंसान की अलग अलग हो सकती है। ठीक है। विकास को हम नहीं माप सकते, विकास को माप नहीं सकते, क्योंकि विकास में एक चीज़ नहीं है, बहुत सारे परिवर्तन आ जाता है। सारे परिवर्तन को हम नाप नहीं सकते। IQ के थ्रू हम बुद्धिमत्ता को नापते हैं, मगर मानसिक विकास को नहीं माप सकते फुल्ली। ठीक है, इस तरह हम समझ सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है बाल विकास की परिभाषा है। बाल विकास की परिभाषा अलग अलग
मनोवैज्ञानिक कौन है, अलग अलग दिया है। तो इसके अनुसार पहले देख लेते हैं कि क्या क्या बोला है। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। कब से कब तक करता है, गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। ठीक है, ये किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, आगे देखते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन जन्म से परिपक्व अवस्था तक करता है। ये किसने कहा, जेम्स ड्रेवर ने कहा। ठीक है, एक मिनट दोस्त। सॉरी, एक मिनट, कुछ काम था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका स्किनर के अनुसार। स्किनर बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। किसने कहा, स्किनर ने। बहुत बार क्वेश्चन पूछा था। स्किनर के अनुसार कौन सा कथन है, इसमें दे दिया जाएगा आपको एक कथन और बोलेगा किसका कथन। ठीक है, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, किसने कहा था, स्किनर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वाटसन के अनुसार। वाटसन के अनुसार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा था, वाटसन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बाल विकास की आवश्यकता। बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमको, इसके बारे में जानते हैं। एक शिक्षक को बालक के विकास के संबंध में जानना इसलिए आवश्यक है कि किस आयु के बालक से क्या अपेक्षा करें, कब करें, मतलब किस आयु का बच्चे से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं और कब करें, यह हमें जानकारी ये बाल विकास का सिखाता है। ठीक है, इससे जानकारी हमको पढ़ ज्ञान मिलता है कि बच्चे का विकास किस तरह होगा, किस अवस्था में क्या करना चाहिए। ठीक है, अन्यथा हमारी प्रवृत्ति बालक की एक विशेष अवस्था में अधिक या कम करने की अपेक्षा होगी। मतलब बिना जानकारी के हम कभी बच्चे से ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं, कभी कम करते हैं। यदि बालक से अधिक अपेक्षा की जाती है तो उससे अपूर्णता की भावना आ जाती है। अधिक उम्मीद कर लेते हैं तो वो समझता है हम इसको नहीं कर पाए, तो उसमें भिन्न भावना आ जाती है, अपूर्णता की भावना आ जाती है। और यदि कम अपेक्षा की जाती है तो उसमें भावनाओं तथा क्रियाओं को प्रोत्साहन नहीं मिलता, उसके भावनाओं को क्या होता है, प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जिन कार्यों को करने में उसकी क्षमता होती है उन्हें भी वह नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, आगे देख लेते हैं। बड़ों को यह ज्ञात हो जाता है कि बालक की वृद्धि और विकास के लिए कब अधिक और कब कम प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार का ज्ञान बालकों के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाल विकास का क्षेत्र क्या क्या है, देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। बालक के विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, ये सारे क्या है, क्षेत्र हैं। ठीक है, बालकों की रुचियों का अध्ययन, बाल विकास के को प्रभावित करने वाले बालक वाले तत्वों का अध्ययन, व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन, व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन भी बाल विकास का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं देख लेते हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं। पियाजे के अनुसार जो अवस्था है वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आज मैं देखता हूँ इसमें किसके अनुसार दिया है। डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स ने बाल विकास को मुख्यतः 4 अवस्था में बांटा है। डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन के अनुसार आज का टॉपिक है, इसमें हम उसका देखते हैं क्या क्या उसने बांटा है किस अवस्था में। शिशुअवस्था जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष तक। ठीक है, बाल्यावस्था 6 वर्ष से बाल्यावस्था 6 वर्ष से 11 वर्ष या 12 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। ठीक है, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से केवल 3 अवस्थाओं का विशेष महत्व है। कौन कौन सा, बाल्यावस्था तक, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का। चलिए देखते हैं, डिटेल से समझेंगे इसको। चलिए शिशुअवस्था की विशेषता पहले दिया हुआ है, इसमें देख लेते हैं कुछ, उसके बाद इसको डिटेल से समझें। शिशुअवस्था की विकासात्मक विशेषताएं। मानसिक विकास में तीव्रता, शारीरिक विकास में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, दोहराने की प्रवृत्ति, किसमें होता है, शिशुअवस्था में सारे विशेषताएं हैं। ठीक है, परिनिर्भरता, पर निर्भरता मतलब दूसरे पर निर्भरता, बच्चे खुद कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिज्ञासा प्रवृत्ति, स्वप्रेम की भावना, इसमें स्वप्रेम खुद से प्रेम करने की भावना होती है। ठीक है, काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति सारे अवस्था में ही होता है, शिशुअवस्था से आरंभ हो जाता है, ये मैकडोगल ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिशुअवस्था को हम पढ़ लेते हैं अब डिटेल से।
शिशुअवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी कहा जाता है। यह बाल विकास की प्रथम अवस्था होती है। यह जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवस्था तक होती है। शिशु को अंग्रेजी में क्या कहता है? इन्फेंसी कहते हैं। यह लैटिन भाषा के इन्फेरी शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलने के अयोग्य। ठीक है, क्या होता है? बोलने के अयोग्य, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, अब देखते हैं। न्यूमैन का कथन है 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। जिसने कहा न्यूमैन ने। ठीक है, अर्थात इस अवस्था में बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है उसका असर तत्काल बालक पर पड़ता है। मनोविश्लेषणवादियों ने भी शिशुअवस्था पर विशेष ध्यान दिया। किसने दिया है? मनोविश्लेषणवादियों ने भी दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं। अलग अलग महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, क्या क्या देख लेते हैं। कुछ कथन कुछ महत्वपूर्ण कथाएं जो परिभाषाएं भी हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट है फ्राइड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। फ्राइड ने क्या कहा? मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्ष में उसमें संकेत दिखने लगते हैं वो क्या बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एडलर के अनुसार शिशुअवस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित हो जाता है। किसने कहा? एडलर ने कहा कि शिशुअवस्था में जीवन का पूरा क्रम निश्चित हो जाता है। ठीक है, गुड एनएफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। आधा 3 वर्ष की आयु तक में ही हो जाता है। जितना विकास होगा उसका आधा क्या होता है? 3 वर्ष की अवस्था तक में ही विकास हो जाता है। ठीक है, किसने कहा? गुड एनएफ ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिशुअवस्था में शिक्षा का स्रोत क्या क्या होना चाहिए? कैसी शिक्षा दिलाना चाहिए? चलिए देखते हैं। वेलेंटाइन के अनुसार शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल है। कैसा काल है? आदर्श काल है। ठीक है, शिशुअवस्था में बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के आधार पर ही उसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अतः बालक को शिक्षा प्रदान करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? चलिए देख लेते हैं। पालन पोषण में क्या करना चाहिए? शारीरिक विकास की तीव्रता के कारण माता पिता और अध्यापक को उसके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए बालक को पौष्टिक और संतुलित भोजन के साथ चिकित्सक व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। अच्छी आदतों का निर्माण, चलिए देख लेते हैं कैसे आदतें निर्माण करना चाहिए। बालक अपने आसपास के वातावरण का अनुसरण करता है। बालक अपने आसपास के वातावरण का अनुसरण करता है। यदि वह अच्छे वातावरण में रहता है तो अच्छी आदतों को सीख लेगा और गलत वातावरण रहेगा तो गलत आदत को सीख लेगा, क्योंकि वो अनुसरण करता है। ठीक है, करके सीखने पर बल देना चाहिए। करके सीखने पर अधिक महत्व देना। ठीक है, बालक को स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि करके सीखा हुआ ज्ञान अधिक समय तक अस्थायी रहता है। बालक किसी काम को करके सीखने में अधिक आनंद का अनुभव भी करते हैं। वो इंटरेस्ट के साथ अपने से कुछ काम करते हैं तो उसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का क्या विशेषता है इसका डिटेल से देखते हैं इसको। बाल विकास की अवस्थाओं में शिशुअवस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। ये कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है टेट में। जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को माना जाता है? बाल्यावस्था को माना जाता है। ठीक है, यह बाल विकास की दूसरी अवस्था है। यह अवस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। कितने 6 से 12 वर्ष होता है। अवस्था का समय भी पूछ दिया जाता है। 6 से 12 कौन सी अवस्था कहलाई जाती है? बाल्यावस्था। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को निम्नलिखित नाम दिया है। क्या क्या नाम दिया है? चलिए पढ़ लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय की आयु, क्योंकि बालक इसी अवस्था में अपनी प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षा शुरू करता है। स्फूर्ति आयु, क्योंकि इस अवस्था में इस समय बालक के अंदर स्फूर्ति अधिक होती है। चंचलता मतलब बहुत ज़्यादा होता है इस अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट गंदी आयु। गंदी आयु किस अवस्था का आता है? बाल्यावस्था, क्योंकि इस अवस्था में बालक में खेलकूद भागदौड़ उछल कूद अधिक लगे होने के कारण क्या होता है? प्राय गंदा और लापरवाह रहता है, इसलिए उसे गंदी आयु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समूह आयु, इस समय बच्चे क्या करते हैं? टोलियों में खेलते हैं, इसलिए इसको समूह आयु कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। क्योंकि इस काल में बालक बालिकाओं में सामाजिक संबंध स्थापित करने की क्षमता अधिक होती है और अपना समूह बनाते हैं।
बच्चे समाज में समायोजित करने का कोशिश करता है और बच्चे अपना अपने टोली बनाते हैं खेलने के लिए या फिर क्लास जाने के लिए अपना ग्रुप बना के जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जीवन में बाल्यावस्था के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ब्लेयर जॉन्स सिम्पसन ने कहा है कि शैक्षणिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। मतलब इसने ब्लेयर ने बाल्यावस्था को सबसे अधिक महत्व दिया है। ठीक है, जो अध्यापक इस अवस्था में बालकों को शिक्षा देता है उन्हें बालकों की आधारभूत आवश्यकताएं एवं उनकी समस्याओं का और उनकी परिस्थितियों का पूर्व जानकारी होना चाहिए। उस जो उनके व्यवहार और उसके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती है। मतलब बालक का जानकारी होना चाहिए, उस किस तरह कब उसको क्या ज्ञान देना चाहिए, कब किस तरह उससे एक्टिविटी करवाना चाहिए, ये शिक्षक को होना चाहिए। ठीक है, इस अवस्था में बालक के जीवन में अस्थायित्व आने लगता है और वे आगे आने वाले जीवन की तैयारी करने लगता है। किस अवस्था में तैयारी करने लगता है अपने जीवन का? बाल्यावस्था में, और अस्थायित्व उसमें आने लगता है। ठीक है, चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। बाल्यावस्था के लिए बारे में क्या बोलता है? कॉल व ब्रूस, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। किसने कहा? कॉल और ब्रूस ने कहा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, किलपेट्रिक के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है। किलपेट्रिक ने क्या कहा? बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता की अवस्था का है किलपेट्रिक ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जे.एस. रॉस ने क्या कहा? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का अवस्था का है। किसने? जे.एस. रॉस ने कहा। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं देख लेते हैं। बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं क्या क्या है? बाल्यावस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। इसमें क्या होता है? शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आने लगता है। बाल्यावस्था में विकास की गति में कुछ धीमापन आ जाता है और शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। बालकों की चंचलता भी कम होने लगती है। इस काल में शारीरिक व मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस अवस्था को दो भागों में बांटा गया है। संचय काल 6 से 9 वर्ष तक, परिपाक काल 9 से 12 वर्ष तक। ठीक है, आत्मनिर्भरता की भावना, इसमें कौन सा विशेषता है? आत्मनिर्भरता की भावना इसमें जागृत हो जाती है। शैशवावस्था की तरह इस अवस्था में बालक को अपने शारीरिक एवं मानसिक कार्यों के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना पड़ता है। ठीक है, बाल्यावस्था में वह अपना व्यक्तिगत कार्य जैसे नहाना धोना, कपड़ा पहनना, ये सब, स्कूल जाना, सब तैयारी स्वयं कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना भी इसमें जागृत हो जाती है। बाल्यावस्था में बालकों में प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है। बालक अपने भाई बहनों से क्या होता है? लड़ने झगड़ने लगता है। इस अवस्था में ज़्यादा लड़ता झगड़ता है बच्चे अपने भाई बहन में। ठीक है, सामूहिक प्रवृत्तियों का भावना, बाल्यावस्था में बालक अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करते हैं, जिससे बालकों में सहयोग, सहनशीलता, नैतिकता आदि गुणों का विकास होता है। मतलब सहनशीलता और सहयोग की भावना का भी विकास बाल्यावस्था में होने लगता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यथार्थवादी दृष्टिकोण, मतलब वास्तविकता से उसको परिचित होने लगता है। इसमें यथार्थवादी दृष्टिकोण में क्या है? बाल्यावस्था में बालक का दृष्टिकोण यथार्थवादी होता है। इस अवस्था में बालक कल्पना जगत से वास्तविक जगत में प्रवेश करने लगते हैं। ठीक है, वास्तविक जगत में प्रवेश करता है बाल्यावस्था में। ठीक है, अनुकरण की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति सबसे अधिक विकास होता है। अनुकरण की प्रवृत्तियों का सबसे अधिक विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस आयु में बालक झूठ बोलना या चोरी करना भी सीख जाता है, क्योंकि जैसे वो संगत में रहेगा वैसा वो अनुकरण करके सीख लेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संवेगों पर दमन, इसमें क्या होता है? बाल्यावस्था में बालक उचित और अनुचित में अंतर समझने लगता है। ठीक है, बालक सामाजिक और पारिवारिक व्यवहार के लिए अपने भावनाओं का दमन, संवेगों का नियंत्रण करना सीख जाता है। ठीक है, पारिवारिक स्थिति कैसी है, वो सामाजिक स्थिति क्या है, ये सब उसको जानकारी होने लगता है, क्या अच्छा है क्या गलत है। इसके लिए वो अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेता है इस अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार होना चाहिए बाल्यावस्था में, इसको देखते हैं। बाल्यावस्था बालक के जीवन की आधारशिला होती है।
ठीक है, तथा शिक्षा और विकास में घनिष्ठ संबंध होता है। शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है, इसलिए बालक के शिक्षा को निर्धारित करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। किस प्रकार शिक्षा देना चाहिए इसके बारे में अच्छा से देखते हैं। शारीरिक विकास पर ध्यान, क्या क्या ध्यान देना चाहिए विकास कराने के लिए? शिक्षा का विकास होने के लिए पहले शारीरिक का भी विकास होना जरूरी है। अरस्तु के अनुसार ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसने कहा है, इसको याद रखिए, ठीक है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, किसने कहा है? अरस्तु ने, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है। अतः बालक के मानसिक विकास के लिए शारीरिक विकास का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, ठीक है। बालकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्हें संतुलित और पौष्टिक भोजन देना चाहिए और बालकों की क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए विद्यालय में खेलकूद का भी आयोजन करना चाहिए, मतलब खेलकूद कराते रहना चाहिए जिससे बच्चे विकास कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, भाषा भाषा विकास पर बल, भाषा विकास पर भी बल देना चाहिए क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जल्दी सीखते हैं भाषा को, ठीक है। बालकों के भाषा विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। बालकों को वार्तालाप करने, कहानी सुनाने, पत्रिकाएं पढ़ने, वाद विवाद करने, भाषण देने तथा कविता पढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चे को बोलना चाहिए कि कहानी सुनाओ या फिर कविता सुनाओ, भाषण देने के लिए क्लास में उसको बोलना चाहिए, या फिर किसी भी टॉपिक पे वाद विवाद किया जाना चाहिए, फिर अंतर्राष्ट्रीय या कोई खेल के आधार पे उसे भाषा का विकास किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रोचक पाठ्य सामग्री, पाठ्य सामग्री कैसी होनी चाहिए? रोचक होना चाहिए, जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट हो, ठीक है, और वो वास्तविक जीवन से रिलेटेड भी होना चाहिए। खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा, खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा देने से क्या होता है? बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किशोरावस्था को देख लेते हैं अब। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। चलिए इसको डिटेल से जान लेते हैं। बाल विकास की अवस्थाओं में बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था का प्रारंभ होता है तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ होने तक चलता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है, ठीक है। यह बाल विकास की तीसरी अवस्था है। यह अवस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडोलसेंस, ठीक है। एडोलसेंस किसे कहते हैं? किशोरावस्था को, ठीक है। एडोलसेंस लैटिन भाषा के एडोल्स केयर से बना है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। किस अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था को, ठीक है। अतः किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है तथा जिसकी समाप्ति पर बलपूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। मतलब किशोरावस्था की समाप्ति होता है तो हम प्रौढ़ावस्था में जाते हैं, जिसमें हमारे बलपूर्ण परिपक्व मतलब हमारे हड्डियाँ मजबूत होने लगती हैं, मसल्स सब मजबूत होते हैं, मेच्योर्ड होने लगते हैं, ठीक है। इस अवस्था में हड्डियों में दृढ़ता आती है तथा अत्यधिक भूख का अनुभव भी लगता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में किशोरावस्था का आरंभ 2 वर्ष पूर्व हो जाता है। बालिकाओं का किशोरावस्था आरंभ 2 वर्ष पहले हो जाता है, ठीक है। चलिए स्टेनले हॉल के अनुसार देख लेते क्या बोल रहे हो। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तूफान तथा विरोध का अवस्था कहा है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको बीबीआई में आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्या कहा इसने? संघर्ष, तूफान तथा विरोध की अवस्था किसने कहा? स्टेनले हॉल ने, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। क्योंकि इस आयु में विकासशील बालक अपने अंदर हो रहे परिवर्तन से हैरान तथा परेशान रहता है, अर्थात यह जीवन का सबसे कठिन काल है, ठीक है। इसमें बालक बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अर्थात दोनों अवस्थाओं में रहता है, इसलिए इसे संधि काल भी कहा जाता है। संधि काल किससे कहा जाता है? किशोरावस्था को, क्योंकि इसमें क्या होता है? बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य उसका व्यवहार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किशोरावस्था की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो दिए हैं मनोविज्ञान, इसके लिए उसको देख लेते हैं। राउस के अनुसार क्या बोल रहे हैं ये? किशोरावस्था शिशुअवस्था की पुनरावृत्ति है, किसने कहा? राउस ने, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। क्रो एंड क्रो, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने, ठीक है। कुल्हन के अनुसार किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य संक्रांति का काल है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किलपेट्रिक के अनुसार इसका ये बहुत बार पूछा गया है। किलपेट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किसने कहा? किलपेट्रिक ने कहा है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को दो भागों में बांटा है, ठीक है। पूर्व किशोरावस्था 12 से 16 वर्ष तक, उत्तर किशोरावस्था 17 से 19 वर्ष तक। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। 17 वर्ष की आयु को दोनों का विभाजन बिंदु माना जाता है। हरलॉक के अनुसार पूर्व और उत्तर वाले अवस्था के मध्य की विभाजन रेखा लगभग 17 वर्ष की आयु के पास है। किसने कहा? हरलॉक ने कहा था, ठीक है। पूर्व किशोरावस्था को अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल भी कहा जाता है, क्योंकि शारीरिक विकास के साथ साथ इस समय में शारीरिक विकास के सभी पक्षों में तेजी आ जाती है। मतलब सारे शरीर का अंग, हार्मोन, सारी चीज़ चेंज होने लगते हैं इस अवस्था में, ठीक है। पूर्व किशोरावस्था को एक बड़ी उलझन की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस समय माता पिता, अभिभावक तथा शिक्षक उससे बात बात पर डांटते टोकते रहते हैं। वह सदैव उलझनपूर्ण स्थिति में रहता है। वह क्या करें क्या ना करें इस स्थिति में रहता है। क्या करें क्या ना करें स्थिति कौन सी अवस्था में होती है? ऐसे एक सीधा सीधे क्वेश्चन दे दिया जाता है टेट एग्जाम में। क्या करें क्या ना करें किस अवस्था की विशेषता है, किस अवस्था में होती है समस्या है या विशेषता है, ऐसे दे दिया जाएगा। तो पूछेगा तो आप बोलिएगा इसमें किशोरावस्था की है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट आपका स्टेनले हॉल ने पूर्व किशोरावस्था को एक अत्यंत संवेदनात्मक, उथल पुथल, झंझावट और झंझा लिखा हुआ है, ठीक है, तनाव की अवस्था का है, ठीक है। जिसने कहा? स्टेनले हॉल ने, ठीक है। किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत, क्या सिद्धांत है इसको भी देख लेते हैं। किशोरावस्था के विकास के दो सिद्धांत हैं। त्वरित विकास का सिद्धांत, चलिए देख लेते हैं। त्वरित विकास का सिद्धांत को पहले समझ लेते हैं, तब दूसरा देखेंगे। इस सिद्धांत का समर्थन स्टेनले हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किया है। एडोलसेंस में किशोरावस्था होता है, इसमें इसने किया है। इनका कहना था, इस किताब को भी याद रखिएगा, एडोलसेंस किसका किताब है? स्टेनले हॉल का, ठीक है। इनका कहना है कि किशोरों में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन आकस्मिक रूप में होता है, ठीक है। आकस्मिक से होता है, मतलब अचानक ही होता है, आकस्मिक रूप से होता है, जिनका शिशुअवस्था और बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं होता है। इसका क्या कहना है? मतलब किशोरावस्था में कुछ आकस्मिक ही, अचानक ही कोई परिवर्तन आता है, जिसका संबंध शिशुअवस्था से और ना ही बाल्यावस्था से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टेनले हॉल के शब्दों में किशोर अथवा किशोरी में जो शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं वह एकदम छलांग मारकर आते हैं, मतलब अचानक ही वो कूद पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्रमित विकास का सिद्धांत दूसरा है। क्रमित विकास का सिद्धांत, इसमें क्या है? इस सिद्धांत के समर्थक कौन है, पहले वो देख लेते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक थॉर्नडाइक, किंग तथा हालिंगबर्ग है, ठीक है, जिनका मानना है कि किशोरावस्था में मानसिक, शारीरिक तथा संवेदनात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप जो नवीनताएं दिखाई देती है वे एकदम न आकर धीरे धीरे आते हैं। स्टेनले हॉल ने क्या कहा? एकदम अचानक आ जाता है, लेकिन थॉर्नडाइन, किंग और हालिंगवर्थ कहते हैं क्रमित विकास का सिद्धांत में कि वो एक वेग नहीं आता, वह धीरे धीरे क्रमागत रूप से आते हैं, क्रम बाय क्रम आते हैं, अचानक कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। किसने कहा? ये कहा थॉर्नडाइक ने, किंग ने और हालिंगवर्थ ने, ठीक है, क्रमित विकास का सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किशोरावस्था की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं इस अवस्था की, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। ये दे दिया जाता है आपको टॉपिक में कि ये 3-4 दे दिया जाएगा, उसमें बोलेगा ये कौन सी व्यवस्था, इसमें कौन सी विशेषता नहीं है, तो इससे आपको टॉपिक क्लियर रहेगा, तो आप आसानी से बना सकिएगा। चलिए देखते हैं। किशोरावस्था को जीवन का परिवर्तन काल, वसंत काल एवं अप्रसन्नता का काल भी कहा जाता है। किशोरावस्था की विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या क्या विशेषता है, चलिए देख लेते हैं। शारीरिक विकास में क्या विशेषता है? किशोरावस्था को शारीरिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस काल में किशोर तथा किशोरियों में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं जो यौवन आरंभ होने के लक्षण होते हैं, मतलब हार्मोन्स चेंज होते हैं और यौवन आरंभ उसमें हो जाता है किशोरावस्था में, ठीक है। इस अवस्था में किशोरियाँ स्त्री तत्व और पुरुष तत्व को प्राप्त करते हैं, मतलब लड़कियाँ स्त्री तत्व, मतलब हार्मोन्स चेंज होते हैं, वो इस स्त्री तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, भार व लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है। किशोरों में दाढ़ी व मूंछ रोमावली दृष्टिगोचर होने लगती है, मतलब दाढ़ी मूंछ निकलने का, रोम आने लगते हैं थोड़ा थोड़ा, उसको ही कहते हैं, ठीक है। वे अपने शरीर, रंग, रूप तथा स्वरूप के प्रति अधिक सजग रहते हैं। कौन रहते हैं? किशोर किशोरियाँ, ठीक है। किशोर स्वस्थ, सबल तथा उत्साही बनने का प्रयास करते हैं, जबकि किशोरियाँ अपनी आकृति नारी सुलभ के आकर्षण प्रदान करने के इच्छुक रहती हैं।
लड़कियां क्या करते हैं, नारी सुलभ मतलब आकर्षण अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं, सौंदर्यता में वो ध्यान ज़्यादा देती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कालसैनिक के शब्दों में, इस आयु में बालक एवं बालिका दोनों अपनी शारीरिक एवं स्वास्थ्य की अत्यधिक चिंता रहती है। दोनों को क्या होता है, शारीरिक एवं स्वास्थ्य की अधिक चिंता रहता है दोनों को किशोरावस्था में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बौद्धिक विकास में क्या विशेषता है। किशोरावस्था में बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है। किस अवस्था में बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है, किशोरावस्था में। ठीक है, किशोर किशोरियों में परस्पर विरोधी मानसिक दशाएं परिलक्षित होने लगती है, मतलब लड़का लड़की में विरोधात्मक भावनाएं आने लगती है दोनों में। किस अवस्था में आता है, ये किशोरावस्था में आता है। ठीक है, मानसिक जिज्ञासा का विकास हो जाता है, वह सामाजिक आर्थिक नैतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में रुचि लेने लगते हैं। मतलब इस अवस्था में बच्चे बच्चे तो नहीं, किशोर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो अब उसका मानसिक विकास मतलब काल्पनिक विकास से वो मतलब तार्किक सोच की ओर विकसित होते हैं और वो सामाजिक आर्थिक तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में भी रुचि लेने लगते हैं वो। ठीक है, किस तरह क्या किया जाना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, वैसे सोच वो विकसित करने लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अपराध प्रवृत्ति का विकास। ठीक है, इस अवस्था में इच्छापूर्ति, निर्बाधा तथा असफलता मिलने के कारण अपराध प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। ठीक है, वैलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। ये भी याद रखिए, किसके अनुसार है, वैलेंटाइन के अनुसार। अपराध प्रवृत्ति का विकास किस अवस्था में होता है, अपराध की अवस्था किसे कहा जाता है, किशोरावस्था को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपराध की अवस्था किस अवस्था को अपराध की अवस्था कहा जाता है, किशोरावस्था को, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, काम भावना का विकास। इसमें काम भावना का विकास तीव्र हो जाता है। चलिए देख लेते हैं, किशोरावस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता काम इंद्रियों की परिपक्वता तथा काम प्रवृत्तियों की क्रियाशीलता है। शिशुअवस्था का दबा हुआ यौन आवेश जो बाल्यावस्था में सुप्त रहता है पुनः जागृत हो जाता है। मतलब किशोरावस्था में वो जागृत हो जाता है। किशोर और किशोरियाँ तीन बातें दिखाई देती है। किशोरों के में क्या तीन बातें दिखाई देती हैं, स्व प्रेम, वो अपने आप से प्रेम करते हैं, समलैंगी कामुकता मतलब अपने समलैंगी से कामुकता होती है, और विषमलैंगी कामुकता, ये सब विशेषताएं किसमें होती है, किशोरावस्था में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि इस समय हार्मोन्स में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन आता है, इसलिए वो काम प्रवृत्ति उसमें तीव्र गति से विकसित होने लगते हैं। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं आज का, बाल विकास का शारीरिक विकास, बालक का शारीरिक विकास। चलिए देखते हैं इसमें क्या था। बालक का शारीरिक विकास गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता है। कब तक होता है शारीरिक विकास, गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था, उसके बाद धीमी होता है, क्योंकि विकास वृद्धि के अंतर्गत आता है, जो कि एक समय जाके रुक जाता है। ठीक है, कहने का मतलब शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या आता है, शारीरिक विकास के अंतर्गत वृद्धि होता है। ठीक है, वृद्धि कब तक होता है, वो प्रौढ़ावस्था तक जाके धीमा हो जाता है और एक अवस्था जाकर लगभग रुक ही जाती है। ठीक है, लेकिन विकास निरंतर चलता है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, गर्भावस्था में बालक का शारीरिक विकास तीन अवस्थाओं में होता है। कौन कौन अवस्था होता है, चलिए देख लेते हैं, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशुकाल अवस्था। ठीक है, गर्भधान के फलस्वरूप जीव की रचना होती है। भ्रूणावस्था की अवधि गर्भधान के 2 सप्ताह से 10 सप्ताह तक होती है। कितने तक होता है भ्रूणावस्था की अवधि, ये सब दे दिया जाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इस सब समय अवधि को याद रखिए, 2 सप्ताह से 10 सप्ताह तक अवधि होता है भ्रूणावस्था की। ठीक है, इस अवधि में बालक का आकार 2 इंच लंबा और वजन 3 या 2 औंस के बराबर होता है। ठीक है, 3 बाय 2 औंस के बराबर होता है। बालक के संपूर्ण शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के अंगों में अभिवृद्धि, आकार परिवर्तन और परिपक्वता को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या किया जाता है, अंगों में अभिवृद्धि, आकार में परिवर्तन और परिपक्वता को सम्मिलित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, जो विकास के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित करता है। क्या करता है ये, विकास के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित करता है। शारीरिक विकास के फलस्वरूप बालकों के नाड़ी संस्थान तथा मस्तिष्क का विकास होता है। शारीरिक विकास के साथ क्या होता है, उसका मस्तिष्क का विकास होता है, नाड़ी विकास होता है, सब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, शारीरिक विकास की प्रक्रिया जन्म से प्रारंभ होकर कब से प्रारंभ होता है,
जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती रहती है, क्योंकि शारीरिक का विकास तो चलते रहते, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास, ठीक है। प्रारंभ में इसकी गति तीव्र होती है, बाद में धीमी हो जाती है। क्या होता है, शारीरिक विकास का गति प्रारंभ में तीव्र होता है, फिर धीमी हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कुछ परिभाषाएं जो है महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। सोरेनसन के अनुसार ये क्या बोलते हैं, नवजात शिशु का शरीर तब तक अभिवृद्धि तथा विकास करता है जब तक यह एक वयस्क शरीर नहीं हो जाता। क्या कहने का तात्पर्य, जब तक वयस्क शरीर नहीं होता तब तक नवजात शिशु वृद्धि और अभिवृद्धि और विकास करता ही रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्रो एंड क्रो के अनुसार बालक सर्वप्रथम शरीरधारी प्राणी है, उसकी शारीरिक रचना उसके व्यवहार और दृष्टिकोणों के विकास का आधार है। किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने कहा बालक सर्वप्रथम शरीरधारी प्राणी है, उसकी शारीरिक रचना उसके व्यवहार और दृष्टिकोणों के विकास का आधार है। किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कॉल एंड मार्गन के अनुसार, इसके अनुसार देख लेते हैं। विकास ही परिवर्तनों का आधार है, यदि बालक का शारीरिक विकास नहीं होता तो वह कभी भी प्रौढ़ नहीं हो सकता है। किसने कहा, कॉल और मार्गन ने कहा था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। शिशुअवस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, चलिए देख लेते हैं। शिशुअवस्था में शारीरिक विकास, शिशु का शारीरिक विकास जन्म से पूर्व ही शिशुअवस्था में क्या होता है, विकास शुरू हो जाता है। जन्म से पूर्व अवस्था से आरंभ हो जाता है। इस समय माता के स्वास्थ्य एवं खान पान का प्रभाव शिशु पर पड़ता है, ठीक है। बच्चे पर, माँ अगर बीमार है तो बच्चे भी अंदर बीमार हो सकता है, ठीक है। इस समय माता को ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। शारीरिक विकास की गति प्रथम 3 वर्षों में बहुत तेज होता है। इस काल में शिशु का शारीरिक विकास निम्नलिखित प्रकार से होता है। क्या क्या प्रकार से होते हैं, चलिए देख लेते हैं। आकार में परिवर्तन होता है। पहले आकार, जन्म के समय बालक की लंबाई लगभग 20 इंच होता है, ठीक है। इसको याद रखिए, सब दे देता है फैक्ट, ठीक है। प्राय बालक बालिकाओं से आधा इंच लंबा होता है। बालक क्या होता है, बालिकाओं से आधा इंच लंबा होता है, ठीक है। प्रथम वर्ष में शिशु की लंबाई 27 या 28 इंच, दूसरे वर्ष में 31 या 33 इंच और 6 वर्ष के बाद 40 या 44 इंच का हो जाता है, ठीक है। भार में क्या परिवर्तन होता है, चलिए देख लेते हैं। भार, जन्म के समय बालक का भार बालिका से अधिक होता है। नवजात शिशु का भार 6 से 8 पाउंड तक होता है। बालक का भार 7.15 पाउंड से बालिका का भार 7.13 पाउंड होता है। 6 माह में शिशु का भार 2 गुना और 1 वर्ष में शिशु का भार 3 गुना हो जाता है। क्या होता है, 6 माह में शिशु का भार 2 गुना होता है, 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ठीक है। 3 वर्ष में 20 से 25 पाउंड, लगभग 8 से या 10 किलो और 6 वर्ष में 40 पाउंड हो जाता है। किसका भार, शिशु का भार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मांसपेशियां का विकास किस तरह होता है। मांसपेशियों में जन्म के समय बालक की मांसपेशियां शरीर के कुल भार का 23% होता है। कितना होता है, 23%। धीरे धीरे यह भार बढ़ता है। 2 वर्ष में भुजाएं दो गुना, भुजाएं क्या होता है, 2 गुना हो जाती है और टांगें लगभग 1.5 गुनी हो जाती है। 6 वर्ष की आयु तक उसकी मांसपेशियों में नमनीयता होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हड्डियों के बारे में देख लेते हैं। नवजात शिशु की हड्डियां कोमल एवं लचीली होता है। क्या होती है, कोमल एवं लचीली होती है नवजात शिशु की हड्डियां की संख्या लगभग 305 है, कहीं कहीं 306 दिया रहता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। हड्डियां कैल्शियम तथा फास्फोरस तथा अन्य खनिज पदार्थों की सहायता से मजबूत होती है। इससे क्या लिखा है, अस्थिकरण की प्रक्रिया भी करते हैं, ठीक है। इसको कैल्शियम फास्फोरस है अन्य खनिज पदार्थों की सहायता से जो हड्डियां जो मजबूत होता है उसे क्या कहते हैं, अस्थिकरण की प्रक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। बालक की अपेक्षा बालिका का अस्थिकरण जल्दी होता है। किसका, बालिका का जल्दी होता है अस्थिकरण, ठीक है। बाद में कुछ हड्डियां लुप्त हो जाती हैं, दूसरी हड्डियों से जुड़ जाती हैं, इसलिए बाद में हड्डियों की संख्या घटकर कितने होते हैं, 206, ठीक है। यहाँ पर सॉरी 305 ही होगा, 306 नहीं, सॉरी 206, कन्फ्यूजन हो गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दांत का विकास किस तरह होता है, इसके बारे में देख लेते हैं।
जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते, लगभग 6 या 7 महीने में दांत निकलना आरंभ होता है। कब होता है? 6 से 7 महीने में आरंभ होता है। ये अस्थायी दांत होते हैं, इनको दूध दांत कहा जाता है। 1 वर्ष की आयु तक इनकी संख्या 8 हो जाती है। 4 वर्ष तक दूध के सभी दांत गिरने लगते हैं। 4 वर्ष तक के सभी 4 वर्ष तक दूध के सभी दांत गिरने लगते हैं। सही है, ठीक है। और 5वें और 6ठे वर्ष की आयु में अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। अस्थायी दांत कब निकलने लगते हैं? 5 से 6ठे वर्ष शुरू हो जाते हैं अस्थायी दांत निकलने, ठीक है। सिर और मस्तिष्क का विकास किस तरह होता है, इसको भी देख लेते हैं। नवजात शिशु का सिर शरीर का अपेक्षा बड़ा होता है। क्या होता है? सिर शरीर के अनुसार बड़ा होता है। सिर का आकार उसकी लंबाई का 22% या 1/4 होता है, ठीक है, जिसके कारण वह संतुलन नहीं कर पाता है, ठीक है। प्रथम 2 वर्षों में सिर तेजी से बढ़ता है, उसके बाद विकास की गति बहुत धीमी हो जाती है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 350 ग्राम होता है जन्म के समय मस्तिष्क का भार। 6 वर्ष की आयु तक लगभग 1260 ग्राम तथा वयस्क मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम बताया गया है। शिशुअवस्था में मस्तिष्क के भार में तीव्र वृद्धि होती है, ठीक है। शिशुअवस्था में क्या होता है? तीव्र वृद्धि होता है मस्तिष्क के भार में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, इसका भी देख लेते हैं। इस अवस्था में बालकों में के भार एवं लंबाई में वृद्धि होती है। लड़कियों का वजन लड़कों की अपेक्षा तेज गति से बढ़ता है। इस उम्र में मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 27% हो जाता है। मस्तिष्क का भार भी शरीर के कुल भार का 90% हो जाता है, ठीक है। नहीं, मस्तिष्क का भार क्या होता है? शरीर के कुल भाग का 90% हो जाता है। चलिए आकार में देख लें। बाल्यावस्था में लंबाई प्रति वर्ष 2 से 3 इंच बढ़ती है। कब बढ़ती है? बाल्यावस्था में। 6 से 9 वर्ष तक बालकों की लंबाई बालिकाओं की अपेक्षा अधिक होती है। 9 से 12 वर्ष की उम्र में बालक की अपेक्षा बालिकाओं की लंबाई 1 इंच अधिक होती है। कब? पहले बालक बढ़ते हैं 6 से 9 वर्ष तक और बालिकाएं 9 से 12 वर्ष की अवस्था में ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ने लगती है, ठीक है। 12 वर्ष की उम्र बालक की लंबाई 142 से 158 सेंटीमीटर और बालिका की लंबाई 144 से 160 सेंटीमीटर। इसके अतिरिक्त लंबाई पर आनुवंशिकता का भी प्रभाव होता है, मतलब माता पिता का प्रभाव भी होता है कि कैसे उसका वंश है, वो लंबा है तो लंबा हो गया, वैसा भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। लेकिन सारी जगह प्रभाव नहीं पड़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 6 से 9 वर्ष में बालिकाएं बालकों से वजन में कम होती है। 12 वर्ष की उम्र में बालिका का वजन बालक से अधिक होता है। 6 से 9 वर्ष में क्या होता है? बालक का वजन ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन 12 वर्ष की जब उम्र होने लगता है तो लड़कियां वजनदार ज़्यादा वजन होने लगती है, लड़कियां बढ़ने लगती है, ठीक है। क्योंकि किशोरापन जल्दी आरंभ होता है, ठीक है, किसमें? लड़कियों का। बालक का वजन 30 से 48 किलो, बालिका का वजन 30 से 50 किलो होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बाल्यावस्था में मांसपेशियों का विकास किस तरह होता है? मांसपेशियों के विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाती है, क्योंकि बालिकाएं विद्यालय जाना, शारीरिक तथा मानसिक कार्य करना आरंभ कर देते हैं। इस समय एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, इसलिए मांसपेशियों का विकास थोड़ी धीमी हो जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं हड्डियों का विकास किस तरह होता है। इस अवस्था में हड्डियों में कड़ापन आने लगता है। इस अवस्था के अंत तक बालकों के कंधों की हड्डियां चौड़ी हिप पतली हो जाती है और बालिकाओं के हिप बोन्स चौड़ी तथा कंधे की पतली हो जाती है, ठीक है। क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं वो सारे दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिर व मस्तिष्क का विकास किस तरह होता है? सिर और मस्तिष्क का अनुपात वयस्कों के अनुपात के अनुसार होता है। क्या होता है? सिर और मस्तिष्क का अनुपात वयस्कों के अनुपात के अनुसार होता है। धीरे धीरे यह अनुपातहीनता दूर हो जाती है। क्या होता है? धीरे धीरे अनुपातहीनता दूर होने लगता है। फिर अगला क्या है? दांत का देख लेते हैं किस तरह विकास है। 6 वर्ष की आयु में दूध के दांत गिरने लगते हैं। 12 से 13 वर्ष में सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं। दांतों की संख्या 28 होती है। बाकी 4 दांत बुद्धि दांत का कहलाते हैं, जो बाद में निकलते हैं, ठीक है। जिसे अगले दांत भी कहा जाता है। बालकों में बालिकाओं की अपेक्षा बाद में निकलता है। बालकों में क्या होता है? लड़कियों से बाद में लड़के में निकलते हैं दांत, बुद्धि दांत, जो अकल दांत कहते हैं, ठीक है। दांतों के निकलने से मुखाकृति में परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। शिशुआ काल का
भोलापन समाप्त हो जाता है। क्या होता है? शिशुआ पल का जो भोलापन होता है वो समाप्त होने लगता है बाल्यावस्था में। ठीक है। यौन अंग, यौन अंगों का विकास बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होते हैं। बालिकाओं क्या होता है? तीव्र गति से, क्योंकि उसका यौन आवरण पहले हो जाता है, किशोरावस्था उसका शुरू पहले हो जाता है। ठीक है। द्वितीयक यौन चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। ठीक है। अब किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार होता है? किशोरावस्था में शारीरिक विकास किशोरावस्था में बालक बालिकाओं में विकास की तीव्र गति होता है। तीव्र गति से विकास होता है बालिकाओं में, बालक बालिकाओं में तीव्र गति से विकास होता है। इस अवस्था में लड़के और लड़कियों में अंतर दिखाई देने लगते हैं। किस अवस्था में अंतर दिखाई देने लगते हैं? किशोरावस्था में। बालिकाओं में तीव्रतम वृद्धि समय 11 से 13 वर्ष और बालकों में 14 से 15 वर्ष की आयु तक होता है। तीव्र वृद्धि कब होता है? लड़कियों में 11 से 13 वर्ष में और लड़के में 14 से 15 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है। इस किशोरावस्था में शारीरिक विकास से संबंधित निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। चलिए इसका भी परिवर्तन देख लेते हैं। आकार या ऊंचाई। प्रारंभिक 12 से 13 वर्ष के बालक की ऊंचाई 154 से 172 सेंटीमीटर, बालिका की 153 से 167 सेंटीमीटर होती है। 14 से 16 वर्ष के बीच बालक 164 से 180 सेंटीमीटर, सब फैक्चुअल याद रखिएगा। बालिका की 155 से 169 सेंटीमीटर। 17 से 21 वर्ष की बालक की लंबाई 163 से 182 सेंटीमीटर और बालिका की 156 से 170 सेंटीमीटर हो जाती है। किशोरावस्था में लगभग 90% लंबाई प्राप्त कर लेता है। ठीक है। भार पे क्या होता है प्रभाव? इस अवस्था के अंत तक बालकों का भार बालिकाओं से लगभग 25 पाउंड अधिक होता है, लेकिन आरंभ में 12 से 13 वर्ष के बालक का भार 38 से 60 केजी और बालिका का भार 40 से 60 केजी होता है। ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्या आपका 14 से 16 वर्ष के बालक 50 से 60 केजी और बालिका 42 से 64 केजी के हो जाते हैं, लेकिन 17 से 21 वर्ष बालक का भार अधिक हो जाता है। बालक 56 से 80 केजी और बालिका 41 से 72 केजी, क्योंकि लड़के में ज़्यादा भार का विकास हो जाता है। ठीक है। चला के देखते हैं हड्डियों का विकास किस तरह होता है। हड्डियाँ, अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, नमनीयता नहीं रह जाती है। अब नमनीयता नहीं रहता, अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, हड्डियाँ मजबूत होने लगती है, इस अवस्था में हो जाती है। ठीक है। मांसपेशियाँ 12 से 15 वर्ष में 44% शरीर सुडौल एवं गठीला मतलब हो जाता है, गठीला हो जाता है। 16 से 18 वर्ष के बीच दृढ़ता भी आ जाती है। ठीक है। चलिए देखते हैं सिर व मस्तिष्क का विकास। 15 से 16 वर्ष में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है। ठीक है। दांत का विकास। दांत 14 से 16 वर्ष में दूसरे मूलर दांत उगने लगते हैं। 17 से 18 वर्ष में तीसरे मूलर दांत और वृद्ध होने लगते हैं। ठीक है। मूलर दांत कब आने शुरू हो जाता है? 14 से 16 वर्ष में शुरू हो जाता है। ठीक है। चलिए इतना ही टॉपिक था, आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा तो नेक्स्ट लिखिए और इसका मैं आगे टॉपिक में लाऊंगा और डिटेल्स में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और मैं अभी तो शुरू किया हूँ,